हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कैरियरवेल एसएससी की बायोलॉजी और सीपीओ की बायोलॉजी यानी बायोलॉजी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबैर एहसानी और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। वो टॉपिक है हमारा एनिमल रिप्रोडक्शन, है ना। फिर पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जन्म। तो एक बार सभी लोग लाइव आ जाएं और जो लोग लाइव आ चुके हैं वो कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कमेंट के जरिए कि हमारी आवाज और हमारी तस्वीर आप लोगों तक बिना रुकावट, बिना खेद, बिना खलल के पहुंच रही है। और इस बीच बस एक ही बच्चे का कमेंट हमें दिख रहा है, वो है प्रमोद। गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग भाई आपको। जब जागे तभी सवेरा वाला कॉन्सेप्ट से गुड मॉर्निंग लिखा आपने, अच्छी बात है। बाकी लोग भी जल्दी से लाइव आकर ये सुनिश्चित करें कि सब कुछ क्लियर है, हमारी आवाज और हमारी तस्वीर आप लोगों तक बिना किसी रुकावट के पहुंच रही है। तो हम क्लास का शुभारंभ करेंगे, आगाज करेंगे। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। इज एवरीथिंग ओके? टेल मी। सिर्फ प्रमोद साहब हैं, बाकी साहब कहाँ हैं? सारे लोग, क्या सब कुछ क्लियर है? तो बताइए मुझे। सिद्धार्थ सिंह ऑल क्लियर, सब बढ़िया है गुरुजी। कुशल सिंह, निशा गुड इवनिंग, रोहित, आकांक्षा, तो सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन से। तो रिप्रोडक्शन में की अगर हम बात करते हैं, प्रजनन का की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। पहले से उपस्थित जीवों के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति प्रजनन कहलाती है। और वी ऑल नो दैट रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, जिसके बारे में पूरा चैप्टर ही अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग टॉपिक देकर हम पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन में भी हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन जो हायर ऑर्गेनिजम्स में होगा। किसमें होगा? लैंगिक जनन जो होगा वो हायर ऑर्गेनिजम्स में होगा, हायर ऑर्गेनिजम्स में होगा, उच्च स्तरीय जंतुओं में, उच्च स्तरीय जंतुओं में। और इसमें दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होगी, एक मेल और दूसरा फीमेल। यानी दो जीव मिलकर नया जीव बनाएंगे, मेल और फीमेल मिलकर नया जीव बनाएंगे। और इस तरह के रिप्रोडक्शन में हमें गैमीट्स की जरूरत होगी। गैमीट्स की जरूरत होगी मतलब युग्मकों की आवश्यकता होगी, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जो हायर ऑर्गेनिज्म में होगा, जैसे आदमी, कुत्ता, गधा, गाय, बकरी इत्यादि। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होगा, जैसे अमीबा वगैरह, जिसके पास प्रजनन अंग नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, प्रजनन अंग है, उसमें लैंगिक जनन होगा। और इसमें दो जीव मिलकर नया जीव बनाएंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल। और इसमें क्या होगा? गैमीट्स की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? गैमीट्स की, यानी युग्मकों की जरूरत होगी। अब कोई आपसे पूछे कि सर ये गैमीट क्या होता है ना। ये गैमीट जो आपने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट की जरूरत होती है, ये गैमीट क्या होता है? तो देखो, गैमीट को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं या सेक्स सेल्स भी कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं युग्मक। मैंने कहा अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना गैमीट का, युग्मक का हो नहीं सकता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये गैमीट है क्या, पहले उसी को तो समझिए। वह सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कोशिकाएं जो लैंगिक जनन में भाग लेती हैं, मतलब जिनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुमकिन नहीं है,
उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? गैमीट्स कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, सेक्स सेल्स कहते हैं. So those cells which take part in sexual reproduction are known as what? Gametes. और गैमीट्स आप दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं. युग्मक दो तरह के होते हैं. मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म का नाम देते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, और फीमेल गैमीट को क्या नाम दिया गया है? ओवम या एग. अब स्पर्म और ओवम के बिना देखो, स्पर्म भी सेल है, ओवम भी सेल है, कोशिका है, इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनकी कोई जरूरत भी नहीं है ना. तो वो कोशिकाएं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं उसको गैमीट कहते हैं. और गैमीट दो तरह के होते हैं. मेल गैमीट को कहते हैं स्पर्म, फीमेल गैमीट को कहते हैं ओवम, और दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं? गैमीट. जैसे पेरेंट कहने का मतलब क्या होता है? या तो माता या फिर पिता. उसी तरह से गैमीट कहने का मतलब या तो स्पर्म या फिर ओवम, है ना. अब देखिए, मैंने कहा कि गैमीट वो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये दो तरह के होते हैं. मेल गैमीट को क्या नाम दिया गया है? शुक्राणु. और फीमेल गैमीट को क्या नाम दिया गया है? अंडाणु. तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब मिलते हैं तो इनके मिलने को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन. क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन. दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज व्हाट? फर्टिलाइजेशन. नर एवं मादा युग्मकों के मतलब शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या बनता है आपका? ये जो बनता है उसको हम नाम देते हैं क्या? जाइगोट, युग्म नज. और इन दोनों के मिलने को कहा जाता है क्या? निषेचन, फर्टिलाइजेशन. तो नर और मादा युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन. और इसके मिलने से जो बनता है उसको हम कहते हैं जाइगोट. अब ये जाइगोट रैपिडली डिवाइड होगा, बहुत तेजी से विभाजित होगा. स्पर्म और ओवम, स्पर्म एक सेल है, ओवम एक सेल है, दोनों के मिलने से क्या बन गया? एक सिंगल सेल. जाइगोट को डबल सेल मत समझिएगा, दोनों मिलकर एक हो गए. स्पर्म और ओवम मिलकर क्या हो गया? एक हो गया. और ये सिंगल सेल क्या कहलाया? जाइगोट. जाइगोट क्या है? एक कोशिका है. यानी जाइगोट बन गया मतलब आदमी का वजूद हो गया. आदमी का वजूद हो गया मतलब आदमी एक सिंगल सेल होता है. और साइज कितना बड़ा पता है? जितना बड़ा आप पेन से डॉट लगाते हैं अपने पेज पर. यानी जब आदमी का वजूद हो जाता है तो उसे नेकेड आई से देख नहीं सकते, एक छोटा सा सेल होता है, सिंगल सेल. और इस सिंगल सेल जिसको हम जाइगोट कर रहे हैं ना, उससे डिवाइड होकर इतना बड़ा आदमी बनता है. अब ये जाइगोट रैपिडली डिवाइड होगा, तेजी से विभाजित होगा. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, और तेजी से विभाजित होकर ये जो जाइगोट है ये कोशिकाओं का एक छोटा सा गोला बना लेगा, सेल का एक छोटा सा बॉल बना लेगा, जिसको हम लोग एम्ब्रियो कहेंगे. जाइगोट विभाजित होकर डिवाइड होकर क्या बना लिया? एम्ब्रियो. अब ये एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड होगा जी, ये पुनः विभाजित होकर बॉडी के सारे पार्ट्स बनने लगेंगे. आंख, नाक, मुंह, कान, जब सब कुछ बन जाएगा ना तो कहलाएगा फीटस. और फीटस का जन्म होगा और ये कहलाएगा यंग वन, फिर चाइल्ड, फिर अपना उसका आप नाम देते हैं पर्टिकुलर, बबलू, पप्पू, डब्लू, जो नाम देना है दीजिए. बड़ी खुशी की बात होती है बच्चे का जन्म होना, है ना. लेकिन हिंदी में एम्ब्रियो और फीटस को एक ही नाम देते हैं और वो नाम है भ्रूण. लेकिन इंग्लिश में दोनों की मीनिंग में बहुत फर्क है. एम्ब्रियो कहने का मतलब है कुछ बना नहीं अभी, छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है सेल का. और फीटस का मतलब क्या होता है? सब कुछ बन गया है, आंख, नाक, मुंह, कान जब सब बन गया तो उसे फीटस कहते हैं. फीटस की डिक्शनरी में मीनिंग आपने देखा होगा, क्या लिखा रहता है? अनबॉर्न बेबी, है ना, मतलब बच्चा पूरी तरह से तैयार हो गया जन्म लेने के लिए, दैट इज फीटस. तो सबसे पहले क्या बनेगा? गैमीट बनेंगे. गैमीट मिलेगा यानी स्पर्म ओवम मिलेगा, इस मिलन को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट. उसके बाद एम्ब्रियो, फीटस, और फिर आपका बेबी हो गया, है ना. तो यहां से पूछा जाएगा कि भाई ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले जो क्रम है ना, घटनाओं का जो क्रम है वो कैसे होगा? तो पहले गैमीट बनेगा, उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, फीटस, तब क्या होगा? चाइल्ड. ठीक है.
तो हमने क्या कहा कि वो कोशिकाएं जो लैंगिक जनन में भाग लेती हैं उसको गैमीट कहते हैं। और गैमीट दो तरह का होता है, मेल गैमीट को स्पर्म बोल दिया, फीमेल गैमीट को ओवम बोल दिया, और दोनों का मिलना क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन। दोनों का मिलना क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, तो जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जाइगोट। तो याद रखना ये जो जाइगोट होता है ना, युग्मनज होता है, ये होता है यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड, एक कोशिकीय संरचना होती है। ये मत समझ लेना कि दो सेल मिलकर डबल हो गया, नहीं, ये सिंगल सेल ही होता है। ठीक है, सिद्धार्थ, गोविंद, विश्वजीत, रोहित, अभी जितने लोग भी लाइव हैं। अब ये जो मेल गैमिट है वो बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और फीमेल गैमिट है बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। लेकिन पहले फर्टिलाइजेशन को बता देता हूं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का मिलना, मतलब स्पर्म और ओवम का मिलना, ऐसे भी बोल सकते हैं, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो दो तरह का होता है। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज योर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन, एंड द सेकेंड इज योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दैट इज बाह्य निषेचन। नाम से क्लियर है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन, वैसा निषेचन होता है जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। दैट इज, you can say that the fertilization which takes place inside the female body, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहते हैं। और ये होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि मानव हो गया, जैसे कि कुत्ता हो गया, जैसे कि गाय हो गया, जैसे कि पक्षी हो गए, है ना। तो जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उच्च स्तरीय जंतु होते हैं, उनमें इंटरनल होता है ना, मतलब निषेचन महिला के शरीर के अंदर होगा। यहां से सवाल नहीं बनेगा, सवाल यहां से बनेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बाह्य निषेचन, नाम से क्लियर है, द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसको बाह्य निषेचन कहेंगे। और ये निषेचन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मतलब जो जलीय जंतु हैं, उनमें बहुत कॉमन होता है। तो ज्यादातर जो जलीय जंतु है उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि देखिए मछलियों में क्या होता है कि स्पर्म ओवम रिलीज हो गए, पानी में दोनों फ्यूज कर गए। स्टारफिश मतलब तारा मछली, एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग में भी कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उभयचर वो जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेंढक। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को आप याद रखिएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं है। तो आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जहां पर क्या बनता है, मेल गैमिट बनेगा। तो मेल गैमिट यानी स्पर्म कहां बनेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग हैं उसको याद रखना है। जैसे इसमें टेस्टिस है, एपिडिडाइमिस है, वैस डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, कॉपर्स ग्लैंड है, यूरेथ्रा है, पेलिस है। ये इतने अंग मिलकर क्या बनाते हैं, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे आपसे सिंपल सा सवाल पूछ ले कि कॉपर्स ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद विच सिस्टम ऑफ योर बॉडी। कॉपर ग्रंथि या कंद मूत्र पथ ग्रंथि किस तंत्र से संबंधित है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल, वैस डिफरेंस, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, all are associated with or you can say all are the organs of your male reproductive system। क्लियर है सिद्धार्थ? गोविंद की पहली क्लास है, स्वागत है आपका। तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं कि ये कैसे लोकेटेड होता है आपकी बॉडी में और कैसे काम करता है। स्टेट एसएससी के लिए बिल्कुल विश्वजीत साहब, तो मुझे एक डायग्राम बना लेने दीजिए, और फिर इस डायग्राम से मैं सबके लोकेशन को मार्क करता हूं। तो ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। सो दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय है ये, जहां पे यूरिन इकट्ठा होगा।
आप जानते ही हैं कि मेल में 1 पेयर टेस्टिस होती है, एक जोड़ा टेस्टिस होता है। दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट। और ये जो टेस्टिस है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे कनेक्टेड होती है। ये वाला टेस्टिस भी ऐसे ही कनेक्टेड होगा सेम। ठीक है, यहां पर एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है, सेम ग्लैंड यहां पे होता है, और एक ग्लैंड ये जो जंक्शन दिख रहा है ना यहां पे होता है। अब सबको लेवल करता हूं, सबके नाम लिख देता हूं। ये है पहला ऑर्गेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसको हम लोग टेस्टिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? टेस्टिस। हिंदी में इसे कहते हैं विरीक्षण। टेस्टिस के बाहर ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, अधिविरीक्षण। अधिविरीक्षण। टेस्टिस से ये जो नलिका जैसी संरचना निकल रही है इसको कहते हैं वैस डिफरेंस या स्पर्म डक्ट, शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी भी लिखा रहता है किताबों में, शुक्रवाहिनी। ओके, ये जो ग्रंथि है 1 पेयर, दिस ग्लैंड इज नोन एज सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। एंड दिस ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेट, या प्रोस्टेट ग्लैंड भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। पुरः अस्त। ओके, ये जो रूट है इस रूट को हम कहेंगे यूरेथ्रा, एंड दिस ऑर्गन इज पेनिस, दैट इज सिशन, and this route through which urine as well as semen will discharge is known as urethra. ये मूत्र मार्ग है, यूरेथ्रा, दैट इज मूत्र मार्ग। तो देखो यूरेथ्रा जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कॉमन है और आपका एक्सक्रीटिव सिस्टम में भी कॉमन है। ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय। यहां पर यूरिन इकट्ठा होगा, यहां से किडनी जमा मतलब कनेक्टेड होगा। तो ये सब हो गया आपका टोटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट। कौन कौन है? टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वैस डिफरेंस, सेमिनल, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा और पेनिस। यूरिनरी ब्लैडर एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। अब देखिए पहला सवाल यहां से ये पूछा जाता है कि ये जो मेल की टेस्टिस होती है वो बॉडी के बाहर क्यों होती है? पुरुषों में ये जो विरेचन है, जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर आपने देखा होगा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रखा रहता है, एक थैलीनुमा संरचना में रहता है। इस थैलीनुमा संरचना को हम स्क्रोटम कहते हैं या स्क्रोटल सैक भी लिखा रहता है ना, विरेचन कोश। तो ये जो टेस्टिस होती है पुरुषों की, ये बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्यों रखी गई है ना। तो आप जानते होंगे कि भाई आप अभी कुछ देर के बाद पढ़ेंगे कि जो टेस्टिस है उसी में बनता है स्पर्म, और स्पर्म्स को बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए। बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्म जीवित नहीं रह सकते, बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री से लोअर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है स्पर्म्स को जीवित रहने के लिए। इसलिए गॉड ने टेस्टिस को बॉडी से बाहर दिया है पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, ताकि बॉडी से 2 डिग्री से कम टेम्परेचर मेंटेन रख सके, है ना। तो इसीलिए पुरुषों को कहा जाता है कि आपको ज्यादा टाइट जीन्स वगैरह स्किनी टाइप का जीन्स नहीं पहनना चाहिए, पैंट की जेब में मोबाइल नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपका स्पर्म काउंट कम होगा।
गॉड ने ये जुगाड़ किस लिए किया? ताकि स्पर्म जीवित रह सके। और आप जो है पैंट की पैकेट में मोबाइल वगैरह रख रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पर्म काउंट आपका कम हो जाएगा। तो आपने अक्सर पुरुषों में देखा होगा कि प्रॉब्लम आ जाती है कि उसका स्पर्म काउंट कम हो गया, है ना। पहले के लोगों में ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती थी, पहले के लोग धोती पहना करते थे, है ना। तो स्पर्म बनते हैं कहाँ पर? टेस्टिस में, और थोड़े समय के लिए स्टोर होते हैं आपके एपिडिडैमिस में। कहाँ पे? अधिविरेचन में। और ये जो ट्यूब दिख रहा है ना, ट्यूब जिसको हम वैस डिफरेंस कह रहे हैं, इन ट्यूब्स के माध्यम से स्पर्म्स यहां तक आ जाते हैं। स्पर्म्स यहां तक आ गए, देखो दोनों तरफ से आएगा। ये स्पर्म यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। तो देखो जब स्पर्म्स यहाँ पे आते हैं, है ना, स्पर्म बन रहा है, टेस्टिस में जमा हो रहा है, कहाँ पर? एपिडिडैमिस में। और ये जो ट्यूब है जिसका नाम है वैस डिफरेंस, उसके थ्रू यहाँ पे आ गए, है ना। तो जब स्पर्म्स यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से दो दो ग्रंथियां कनेक्टेड हैं, है कि नहीं है? वन पेयर आपका सेमिनल है और एक यहाँ पर है आपका प्रोस्टेट। तो जब ये दोनों, ये प्रोस्टेट हुआ ये वाला, ये जो इस जंक्शन पे ग्रंथि है वो है प्रोस्टेट। तो जब स्पर्म्स जो है यहाँ पे आएंगे तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट दोनों ग्रंथियां मिलकर एक लिक्विड सेक्रीट करेंगे। क्या सेक्रीट करेंगे? एक फ्लूइड सेक्रीट करेंगे। और ये फ्लूइड जानते हैं स्पर्म्स में मिक्स हो जाएगा। फ्लूइड और स्पर्म मिलकर कहलाएगा सीमेन। क्या कहलाएगा? सीमेन। तो जब स्पर्म यहाँ पे आएंगे तो ये दोनों ग्रंथियां सेमिनल और प्रोस्टेट मिलकर एक तरल पदार्थ स्रावित करेंगे, और ये तरल पदार्थ शुक्राणुओं में क्या होगा? मिक्स हो जाएगा, और तब ये वीर्य के नाम से जाना जाएगा। और फिर क्या होगा कि ये जो इसमें मिल गया, अब ये बन गया सीमेन, और सीमेन इस रास्ते से बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे देखो यूरिन इकट्ठा होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो। किडनी लगा हुआ है, किडनी में यूरिन बना, यहाँ पे जमा हो गया। तो यूरिन के डिस्चार्ज का रूट और सीमेन के डिस्चार्ज का रूट क्या होता? सेम होता, है ना। यूरिन भी इसी रास्ते से निकल रहा, सीमेन भी इसी रास्ते से डिस्चार्ज हो रहा। लेकिन जब सीमेन डिस्चार्ज होगा ना, उस समय यूरिन डिस्चार्ज नहीं हो सकता, यहाँ पर स्फिनिक्टर होते हैं जो बंद हो जाता है। तो जब यूरिन डिस्चार्ज होगा तो सीमेन नहीं, सीमेन डिस्चार्ज होगा तो यूरिन डिस्चार्ज नहीं होगा। अब ये जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड के दो काम होते हैं कि एक तो स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, है ना, स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, और दूसरा क्या? दूसरा क्या है? दूसरा है कि स्पर्म को मूव करने में आसानी देगा, सहायता प्रदान करेगा। इस फ्लूइड के थ्रू स्पर्म्स एक जगह से दूसरी जगह इजिली क्या होगा? पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो फिर हम एक एक करके सारे अंगों के बारे में पढ़ लेते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। हमें विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एपिडिडैमिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर वैज डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा ऑर्गन, फिर चौथा ऑर्गन हो गया सेमिनल, पांचवा ऑर्गन हो गया प्रोस्टेट। तो एक एक करके सबके बारे में हम बात करेंगे। एक बार आप लोग बताइए, कमेंट करिए, ये डायग्राम आया समझ में सबको या नहीं आया? कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के। So we have to refresh the comments. Let me refresh the comment. ये डायग्राम समझ में आ गया तो फिर हम पहले ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। चाय ज्यादा हो तो बता देना, चाय ऐसे रखी हुई ठंडी हो जाती है मेरी, मैं अगर पढ़ाने में लग जाता हूँ तब तक चाय मेरी ठंडी हो जाती है, फिर ये दूसरे लेकर आ जाते हैं, वो भी ठंडी हो जाती है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद टेस्टिस माय डियर फ्रेंड्स। देखो टेस्टिस का दो काम होता है जी, एक होता है स्पर्म बनाना, अभी जैसा कि बोला मैंने। सो टेस्टिस का दो काम होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म बनाना, और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कहलाता है पता है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। किताबी भाषा में शुक्राणुओं के बनने को क्या नाम दिया गया है? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्राणु जनन।
तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो बोलिएगा टेस्टिस में। तो टेस्टिस का जो मेन काम है कुशल, है ना रोहित, सूरज साहब, टेस्टिस का मेन काम है क्या, स्पर्म बनाना, स्पर्म बनाना, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो टेस्टिस है ना, वो ग्लैंड जैसा भी कार्य करता है, ग्रंथि जैसा भी कार्य करता है, और मेल हार्मोन रिलीज करता है। क्या, नर हार्मोन भी रिलीज करता है। तो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है टेस्टिस, एक तो स्पर्म बना रहा है और दूसरा ग्रंथि जैसा भी कार्य कर रहा है। और क्या निकाल रहा है, मेल हार्मोन। मेल हार्मोन का नाम पता होगा, मेल हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है बोलिए, टेस्टोस्टेरॉन। तो दो दो फंक्शन है, एक तो है कि मेल हार्मोन का निर्माण कर रहा है, दूसरा स्पर्म का भी निर्माण कर रहा है। मेल हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है, मेल हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है, एंड्रोजन के नाम से जाना जाता है, एंड्रोजन। तो मेल हार्मोन या एंड्रोजन का स्रावन कौन करता है, टेस्टिस, है ना। और वो मेल हार्मोन है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। लेकिन अगर पूछा जाए कि टेस्टिस में मौजूद वो कौन सी कोशिकाएं इस टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती हैं, तो याद रखना वो कोशिकाएं कहलाती हैं लैडिग्स सेल्स, लैडिग कोशिकाएं। अगर बिल्कुल अंदर जाकर क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेस्टिस में मौजूद वो कौन सी कोशिकाएं हैं, वो कौन से सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट कर रही हैं, तो उत्तर होगा आपका टेस्टिस में होती है लैडिग सेल्स, जो इस टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है ना, याद रखना। ने बुढ़ापे तक स्पर्म बनता रहता है। फीमेल में क्या होता है कि 45-50 साल की उम्र में क्या होता है, ओवम बनना बंद हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, मासिक धर्म पूरी तरह से रुक जाता है। उस कंडीशन को मेनोपॉज कहते हैं, है ना, मेनोपॉज यानी मासिक धर्म का पूरी तरह से रुक जाना, एमसी का पूरी तरह से खत्म हो जाना। लेकिन पुरुषों में शुक्राणु जो है ना, वो जब तक जिंदा रहता है तब तक बनता रहता है, कोई उम्र नहीं है, ठीक है। ओके, तो टेस्टिस में मौजूद वो कौन सा सेल होता है जो मतलब इस टेस्टोस्टेरोन यानी नर हार्मोन या एंड्रोजन का स्रावन करती है, तो उत्तर हो जाएगा टेस्ट लेडिग सेल्स, है ना। तो अगर पूछा जाए कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावन कहाँ से होता है, तो टेस्टिस से। और टेस्टिस में मौजूद वो कौन सी कोशिका है जो टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है ना, तो हम क्या बोलेंगे, लैडिग सेल्स। एक और सवाल याद रख लीजिएगा कि टेस्टिस की इकाई को किस नाम से जाना जाता है, टेस्टिस की यूनिट क्या है, इकाई क्या है। तो टेस्टिस की इकाई को हम कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। जैसे किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या थी, नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस टिब्यूल्स, उसी तरह से प्रत्येक टेस्टिस भी कई छोटी छोटी नलियों से मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, शुक्रजन नलिकाएं, शुक्रजन नलिकाएं, ठीक है जी। तो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। अभी आते हैं विश्वजीत उस पर कि उस लिक्विड का नाम क्या है, ठीक है, जो सेक्रेट होता है। अभी हमने क्या बोला, एक लिक्विड सेक्रेट करते हैं, उसका नाम भी बताऊंगा। तो टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना, मेल हार्मोन एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करना। अब इस मेल हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो मेल हार्मोन का पहला कार्य है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा, नर प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास करेगा। जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैंने दिखाए ना, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है, तो आप कहेगा सर मतलब टेस्टोस्टेरोन की जिम्मेदारी है। दूसरा, ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी करता है, नर गौण लैंगिक लक्षण की वृद्धि और विकास भी करता है। टेस्टोस्टेरोन के दो काम हुए ना, पहला काम क्या हुआ कि जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जो मैंने आपको दिखाया, ये सब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, इन सब का ग्रोथ और डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी, तो टेस्टोस्टेरोन की। दूसरा, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का भी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है टेस्टोस्टेरोन। अब ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी व्यक्ति में
दो प्रकार के सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, दो प्रकार के लैंगिक लक्षण होते हैं। एक कहलाता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्राथमिक लैंगिक लक्षण, और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, गौण लैंगिक लक्षण। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी व्यक्ति में जन्म के समय से उपस्थित होते हैं, यानी जिन कैरेक्टर्स को लेकर आदमी जन्म लेता है ना, जिन कैरेक्टर के साथ आदमी पैदा होता है उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, प्राथमिक लैंगिक लक्षण। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर आपको आकर बताते हैं कि भाई लड़का है कि लड़की है, दैट इज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। लेकिन युवा अवस्था में, एडल्ट फेज में, जिन कैरेक्टर्स को देखकर आप समझ लेते हैं कि ये बंदा मेल है कि फीमेल है, इन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे दाढ़ी मूछों का होना, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आवाज का भारी होना, वॉइस का डीप होना, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बॉडी का मस्कुलर होना, छाती का चौड़ा होना, ये सब क्या है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। और इन कैरेक्टर को बनाता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। मतलब जन्म से सिर्फ मेल होना जरूरी नहीं है, आप जन्म से मेल हैं ये मालूम है सबको, लेकिन युवावस्था में अगर ये हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सेक्रेट नहीं हुआ तो आपको गौर से देखना पड़ जाएगा कि अरे ये है क्या। आपकी आवाज वैसी ही रह जाएगी जैसे कि बचपन में थी, आपका बॉडी शेप वैसा रह जाएगा जैसे कि बचपन में था। तो जन्म से सिर्फ मेल होना जरूरी नहीं है, इस हार्मोन का प्रॉपर अमाउंट में सेक्रेट होना भी उतना ही जरूरी है। अदरवाइज आप मेल हैं तो पूरी मेलनेस नहीं आएगी, और कोई फीमेल है तो पूरी फीमेलनेस नहीं आएगी। फीमेल में फीमेल हार्मोन होते हैं, हम पढ़ेंगे आप। तो इन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एक बात और ध्यान में आपको रखना है, टेस्टोस्टेरोन को हमने क्या नाम दिया है, मेल हार्मोन, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये फीमेल में नहीं होता। फीमेल में भी मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम होता है। अगर किसी महिला में इसी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है तो ऐसी महिलाओं को दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। और क्या होता है, उसकी आवाज क्या होती है, भारी हो जाती है ना, भारी हो जाती है। निम्नलिखित में कौन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ग्लाइकोलिसिस नहीं होता, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में, है ना, दिखाया होगा। चलिए, तो ये हो गया किसका फंक्शन, टेस्टोस्टेरोन का। तो हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया। टेस्टिस के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है वो है एपिडिडामिस। एपिडिडामिस, तो अभी हमने कहा था कि स्पर्म बनते तो हैं टेस्टिस में, जमा कहाँ पे होते हैं, एपिडिडामिस में, है ना। एपिडिडामिस में क्या होंगे, जमा होंगे। तो ये था टेस्टिस, और टेस्टिस का बाहर वाला हिस्सा क्या था, एपिडिडामिस, और इससे कनेक्टेड था आपका स्पर्म डक्ट या वैस डिफरेंस। तो स्पर्म बन रहा है कहां पर, शुक्राणु बन रहे हैं कहां पर, टेस्टिस में, लेकिन जमा कहां पे हो रहे हैं, एपिडिडामिस में। तो एपिडिडामिस में स्पर्म क्या होता है, स्टोर होता है, संचित होता है। ओके, यहां पर इनका मैच्योरेशन भी होता है, यानी यहां पर स्पर्म का परिपक्वन भी होगा, और यहां पर मोटिलिटी गेन करता है ये, यानी इसमें चलने की क्षमता आ जाती है, चलने की क्षमता या सक्रियता प्राप्त यहीं पे करते हैं। तो देखो, एपिडिडामिस को हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म, है ना, स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म्स कहते हैं किसको, एपिडिडामिस को, क्योंकि यहां पर स्पर्म क्या होते हैं, जमा होते हैं, परिपक्व होते हैं, और चलने की क्षमता, मूव करने की कैपेसिटी डेवलप करते हैं, है ना। तो टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है, जमा कहां पे हो रहा है, एपिडिडामिस में। यहीं पर इनका मैच्योरेशन भी हो रहा है, यहीं पर मोटिलिटी गेन कर रहा है, मतलब चलने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका जो ऑर्गन है वो है वैस डिफरेंस। ये देखिए, टेस्टिस था, टेस्टिस के बाहर था एपिडिडामिस, और एपिडिडामिस से लगा हुआ है आपका वैस डिफरेंस, है ना, वैस डिफरेंस, शुक्रवाहिका। वैस डिफरेंस को हम लोग स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट, शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी।
जो लिख लीजिए। इसका काम क्या है? स्पर्म को कैरी करना। ये स्पर्म को कैरी करता हुआ कहां पहुंचा देगा? ये स्पर्म बन रहा है टेस्टिस में, जमा हो रहा है एपिडिडाइमिस में, और वैश डिफरेंस होता हुआ यहाँ पे पहुंच जाएगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ वैश डिफरेंस, दे कैरी स्पर्म्स। ये शुक्राणुओं के वाहक होते हैं, है ना। तो नाम ही है शुक्रवाहिका, मतलब शुक्राणुओं के वाहक होते हैं। अब देखो, एक मेडिकल प्रोसीजर है, एक चिकित्सीय प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या करेंगे, काट देंगे। किसको? आपके स्पर्म डक्ट को। तो अगर हमने आपके स्पर्म डक्ट को वैश डिफरेंस को काट कर बांध दिया है, या थोड़ा सा पार्ट इसका काट कर हटा लिया है, तो एक सफिक्स होता है टोमी। अगर डॉक्टर टोमी सफिक्स यूज कर लेता है कहीं पर, तो उसका मतलब होता है कटिंग, काट देना। डॉक्टर ने जिस अंग के बाद टोमी लगा दिया हो, समझ लीजिए कि वो अंग रहा नहीं, काट दिया आपको, आपके शरीर से काट कर बाहर निकाल दिया। वैश डिफरेंस को काट देना क्या कहलाएगा? वैसेक्टोमी। वैश डिफरेंस को काट देना क्या कहलाएगा? वैसेक्टोमी, जिसको आमतौर पर पुरुष नसबंदी भी कहते हैं, है ना। वैसेक्टोमी मतलब क्या? वैश डिफरेंस को काट कर बांध देना, क्या कहलाएगा? वैसेक्टोमी। और काटने से क्या होगा? बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। तो पूछा गया कि बर्थ कंट्रोल का जो सर्जिकल मेथड है पुरुषों में, उसको किस नाम से जानते हैं? वैसेक्टोमी, जिसको पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। तो इसको काट देने से बर्थ कंट्रोल कैसे हो जाएगा? देखो ना, आपने इन दोनों ट्यूब को काट दिया तो क्या होगा? स्पर्म यहां तक पहुंचेगा नहीं। इन दोनों ग्रंथियों से जो लिक्विड सेक्रीट होगा वो तो डिस्चार्ज में बाहर आएगा, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा, बशर्ते के दोनों को काटा जाए। कभी कभी डॉक्टर हड़बड़ी में एक काटा एक छोड़ दिया, तब भी प्रेगनेंसी हो जाएगी ना। ऐसे केस में तो बवाल हो जाएगा कि अरे हमने तो नसबंदी करा रखी थी, ये बेबी कहां से आ गया। तो डॉक्टर को हड़बड़ी में नहीं रहना चाहिए। तो वैश डिफरेंस को काट कर बांध देना, या उसका थोड़ा सा पार्ट काट कर हटा देना, ये कहलाता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी मतलब वैश डिफरेंस को काट कर बांध देना, वैसेक्टोमी या पुरुष नसबंदी। क्या बोलते इसको? पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी। इसमें क्या किया जाता है? वैश डिफरेंस को, शुक्र वाहिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है। सेल में प्रोटीन आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, जितना भी चीज है सब साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, कोशिका द्रव में पाया जाएगा। अगर पूछता है कि प्रोटीन बनता कहाँ है, या प्रोटीन सिंथेसिस में भाग कौन लेता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? राइबोसोम, है ना। राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ओके, तो हमने वैश डिफरेंस को काट कर बांध दिया, तो आपकी नसबंदी हो गई, समझ लो, है ना। अब आप जो है वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं रहेंगे। अब आप दोबारा जुड़वा भी सकते हैं। पहले था कि काट दिया तो काट दिया, दूसरा ऑप्शन नहीं था, अब रिकनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर स्पर्म प्रोड्यूस होते रहेंगे, डिस्ट्रॉय होते रहेंगे अपने आप, है ना। नेक्स्ट है आपका, मैंने बोला कि चौथा ऑर्गन और पांचवा ऑर्गन है आपका सेमिनल वेसिकल, फिर है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा होता है कॉपर ग्लैंड, है ना। कॉपर ग्लैंड कहां पे होता है? देखो कॉपर ग्लैंड कहां होता है? तो ये जो पेनिस है ना, यहां पर होता है बेस में, पेनिस के बेस पर दो ग्रंथियां होती हैं, मटर के दाने जैसी, ये भी लिक्विड स्रावित करती है। कि अब देखो स्पर्म डिस्चार्ज होने को है, सीमेन डिस्चार्ज होने को है, उससे पहले ये जो कॉपर ग्लैंड है एक लिक्विड सेक्रेट करेगा जो यूरेथ्रा के एसिडिटी को खत्म करेगा। इससे यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है और यूरिन एसिडिक होता है। इस एसिडिक पाथवे से अगर स्पर्म आएगा ना, तो क्या होगा? मर जाएगा स्पर्म। इसलिए ये जो आपका कॉपर्स ग्लैंड है, इसका नाम क्या है? कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर ग्रंथि, ये भी क्या करती है? लिक्विड स्रावित करती है। तो आपका सेमिनल, प्रोस्टेट और कॉपर ग्लैंड ने जो लिक्विड स्रावित किया है, इन तीनों को हम किस नाम से जानते हैं? इन तीनों को हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड, शुक्र द्रव।
और ये सेमिनल फ्लूइड स्पर्म में हो जाएगा मिक्स और तब कहलाएगा सीमेन। तो सेमिनल, प्रोस्टेट और कॉपर ये तीन ग्रंथियां हैं, तीनों ग्रंथियां एक लिक्विड मिला सेक्रेट करती हैं और ये लिक्विड कहलाती है सेमिनल फ्लूइड जो स्पर्म में मिक्स हो जाता है और ये कहलाता है सीमेन। सेमिनल फ्लूइड का काम क्या है? स्पर्म के मूवमेंट को इजी करना, शुक्राणुओं के परिवहन को सरल बनाना, शुक्राणुओं के परिवहन को सरल बनाना। दूसरा, ये न्यूट्रिशन भी देता है स्पर्म को, न्यूट्रिशन यानी ये शुक्राणुओं को पोषण भी देगा। क्यों? इसमें होता है फ्रक्टोज। आप जानते हैं फ्रक्टोज क्या है? फ्रूट शुगर है, फलों में पाया जाने वाला शर्करा होता है फ्रक्टोज, लेकिन ये सेमिनल फ्लूइड में भी होता है जो स्पर्म्स को एनर्जाइज करता है, स्पर्म को एनर्जाइज करता है। स्वागत है आसिफ आपका, है ना। सो ये शुक्राणुओं के परिवहन को सरल बनाता है और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ये जो लिक्विड है ना, इसमें होता है, फलों में जो शुगर पाया जाता है ना वो सेमिनल फ्लूइड में होता है, सोचिए, जो स्पर्म को मूव करने में मदद करता है। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इतनी बातें आपको रखनी है याद। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पर ओवम बनेगा, है ना, एग बनेगा, और इसमें होता है आपके ओवरी, वन पेयर फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब को और किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछा गया। यूट्रस होता है एक, यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज, ऐसा सवाल पूछा गया था, उत्तर था ऊम्ब, गर्भाशय। यूट्रस का निचला भाग कहलाता है सर्विक्स, ये खुलता है वजाइना में, दैट इज योनि। तो इतने अंग मिलकर बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतने अंग मिलकर बनाते हैं क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है जी, डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से ही समझ में आएगा आपको, ऐसे तो समझ में नहीं आती बायो। ये देखिए एक सिंपल सा डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये वन पेयर ओवरीज होती हैं फीमेल में, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट ओवरी। तो ये पहला ऑर्गन हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी यानी अंडाशय। And this tube-like structure is known as fallopian tube. Fallopian tube, अंडवाहिनी या अंडवाहिका जो पहले। Fallopian tube is also called oviduct, and this is uterus. Uterus is also known as womb, that is गर्भाशय. And the lower portion of uterus, गर्भाशय का निचला हिस्सा कहलाता है सर्विक्स। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है और महिलाओं में सर्विकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ये बहुत कॉमन है। ये सीजीएल में पूछा गया था, है ना। महिलाओं में कौन सा कैंसर कॉमन है? सर्विकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, और पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर। एंड दिस ट्यूब इज नोन एज वजाइना, दैट इज योनि। दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मादा प्रजनन अंग के विभिन्न आपके अंग हो गए, मादा प्रजनन तंत्र के विभिन्न अंग हो गए। अगर फीमेल में लोकेशन देखना चाहते हैं कि फीमेल की बॉडी में कहाँ पे होता है ये, तो बिल्कुल लोअर एब्डोमेन में होता है ना। ये एब्डोमेन हुआ और बिल्कुल लोअर एब्डोमेन में यहाँ पे होता है। ये देखो, ये हो गया आपका ओवरी, ये ओवरी है ऐसे कनेक्टेड। ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, हो गया ना, ये है फैलोपियन ट्यूब, और ये आपका हो गया यूट्रस। यूट्रस का ये निचला भाग हो गया सर्विक्स, एंड दिस इज वजाइना, है ना। तो बिल्कुल लोअर एब्डोमेन में होता है ये लोकेटेड। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल बॉडी। ओके, अब देखिए जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये जो एग है या ओवम है, ये कहाँ बनता है?
तो एग जिसको हम ओवम कहते हैं, हिंदी में अंडाणु कहते हैं, ये बनता है आपका ओवरी में। कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है। और एग जैसे ही ओवरी से बाहर आएगा, एग जैसे ही ओवरी से बाहर आएगा, ये फैलोपियन ट्यूब का जो अगला भाग है उसमें उंगली जैसी संरचनाएं होती है। ठीक है, उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं। और ये मान लिया ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब ऐसे इसको ढके रहता है। ये दूर मैंने दिखाया है समझाने के लिए, एक्चुअली इससे ढके रहता है और इसमें मूवमेंट होता रहता है। ओके, तो इस मूवमेंट के थ्रू जब एग बाहर निकलेगा तो ये चला आएगा फैलोपियन ट्यूब में। देखो, एग आ गया फैलोपियन ट्यूब में। अब स्पर्म्स अगर अवेलेबल हैं, अगर शुक्राणु मौजूद हैं, तो शुक्राणु मूव करते हैं, ये मूव करते हुए पहुंच जाएंगे आपके फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर स्पर्म ओवम से मिल जाएगा, और स्पर्म और ओवम का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिंगल सेल बनता है उसको क्या कहते हैं? जायगोट, युग्मनज। और ये जायगोट जो है ना, यहीं पे डिवाइड होना शुरू कर देता है जी। ये जायगोट यहीं पर विभाजित होने लगेगा, और जायगोट विभाजित होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो, भ्रूण। और ये भ्रूण फिर गर्भाशय की दीवार से आकर अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा, और यहीं पर इस भ्रूण का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, वृद्धि और विकास गर्भाशय में होगा। ओके, तो आपसे पूछा गया था कि जो निषेचन की प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन है, वो कहाँ होता है? वजाइना में, सर्विक्स में, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में। ये 4 ऑप्शन थे, बताइए। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। तो याद रखना, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए, हर मंथ एक ओवरी से एक ही ओवम रिलीज होता है। इधर से रिलीज हुआ है तो इधर से नहीं, इधर से रिलीज हुआ है तो इधर से नहीं। पैटर्न की बात करेंगे तो ऑल्टरनेट होता है, एक मंथ इधर से तो अगले मंथ इधर से। गॉड ने फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस इस प्रकार करवा रखे हैं कि हर मंथ एक ही ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि आदमी को जुड़वा बच्चे ना हो। आप जानते हैं कि कोई भी पुरुष एक बार जब स्खलित होता है, एक बार डिस्चार्ज होता है, तो जब सीमेन निकलता है तो उसमें 600 मिलियंस स्पर्म्स होते हैं। कितने? 600 मिलियंस, है कि नहीं? 600 मिलियंस स्पर्म्स होते हैं, तो स्पर्म्स की तो कमी होती नहीं है। एक बार में 600 मिलियन स्पर्म, सोचिए। तो आप सोचो कि अगर एक ओवम इधर से रिलीज हो गया, एक ओवम इधर से रिलीज हो गया, स्पर्म की तो कमी है नहीं, दोनों ही फर्टिलाइज हो जाएंगे, तो फिर आदमी को हमेशा जुड़वा बच्चे होंगे। इसलिए गॉड ने फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस इस तरह करवा रखे हैं कि हर मंथ एक फैलोपियन ट्यूब में एक ही ओवम अवेलेबल होगा। इधर होगा तो इधर नहीं, इधर होगा तो इधर नहीं, ताकि जुड़वा बच्चे ना हो। अगर दोनों तरफ से रिलीज हो गया तो फिर जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। अब उसको आप रोक भी नहीं सकते, है ना, ये गॉड की मर्जी होती है। दोनों तरफ से रिलीज करवा दिया। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ रोकथाम भी नहीं है ना। किसी को जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, किसी को 5-5 बच्चे भी हो गए एक बार, है ना। तो गॉड किसी पर खुश होता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। राजस्थान में एक महिला को 5 बच्चे थे और 5 सुंदर स्वस्थ थे, है ना। ओके, तो इन 600 मिलियन स्पर्म्स में से एक ही स्पर्म्स ओवम तक पहुंच पाता है, बाकी सबकी डेथ हो जाती है। जो सबसे सुपीरियर होता है वही पहुंच पाता है, बाकी सबकी डेथ हो जाती है ना। मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा कंपटीशन जिंदगी में किसी का होगा। एक सीट है और कैंडिडेट्स के कितने हैं? 600 मिलियन। सोचिए कितना जबरदस्त कंपटीशन है। डार्विन ने कहा था कि प्रकृति उसे जीने देती है जो सर्वोत्तम होता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उन्होंने ये बात जन्म के बाद कही थी कि जन्म के बाद जो सुपीरियर होता है वो जीवित रहता है, जो इन्फीरियर होता है वो मर जाता है। लेकिन आप देखिए, ये प्रतिस्पर्धा जन्म से पहले शुरू हो जाती है ना।
कि जो सबसे सुपीरियर स्पर्म रहेगा वही ओवम तक पहुंचेगा, बाकी सब मर जाएगा, है ना। इतना जबरदस्त कंपटीशन है। तो चलिए अब एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरी का काम देखेंगे, फिर फेलोपियन ट्यूब का काम देखेंगे, फिर यूट्रस वगैरह का काम देखेंगे। जिस प्रकार से टेस्टिस डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, दोहरा कार्य कर रहा था, है ना, वैसे ही ओवरी भी काम करता है डबल। ओवरी का मेन फंक्शन होता है अंडाणुओं का निर्माण करना, प्रोडक्शन ऑफ ओवम, और अंडाणुओं का निर्माण किताबी भाषा में कहलाता है oogenesis, अंडाणु जनन, अंडाणु जनन। तो ये oogenesis या एग या ओवम बनाता है। और दूसरा ओवरी जो है ना, वो भी ग्लैंड जैसा कार्य करता है, ग्रंथि जैसा कार्य करता है, और 2 प्रकार के फीमेल हार्मोन रिलीज करता है जी। 2 प्रकार के मादा हार्मोन स्रावित करता है। एक है एस्ट्रोजन, जिसको हिंदी में एस्ट्रोजन ही लिखेंगे, और दूसरा हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरॉन, इसको प्रोजेस्टेरॉन ही लिखेंगे हिंदी में, केमिकल है तो इसकी हिंदी नहीं होती। तो नर हार्मोन एक ही था, लेकिन मादा हार्मोन 2 है, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। अगर पूछा जाए कि ओवरी का कौन सा भाग प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, तो ओवरी में स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम नाम की एक संरचना बनती है, वही रिलीज करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन हैं जो ओवरी से रिलीज होते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन ओवरी के किस पार्ट से रिलीज होता है, तो कहेगा कॉर्पस ल्यूटियम। फंक्शन सेम होगा, जैसा मेल हार्मोन का फंक्शन था वैसा ही फीमेल हार्मोन का फंक्शन होगा। ये मादा प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास करेगा, मादा गौण लैंगिक लक्षण की वृद्धि और विकास करेगा। तो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट और ग्रोथ कौन कर रहा था, टेस्टोस्टेरोन, और मादा गौण लैंगिक लक्षण का ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। दोनों को एक साथ हम फीमेल हार्मोन कह रहे हैं। मेल हार्मोन एक ही था, लेकिन फीमेल हार्मोन 2 हैं। ओके, जैसे महिलाओं के जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, आवाज का श्रिल होना, हिप का ब्रॉड होना ताकि प्रेगनेंसी अच्छे से हो सके, मेमरी ग्लैंड्स यानी ब्रेस्ट का स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ये सब फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। जैसे आपसे सवाल पूछा गया था कि मेमरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है, स्तन ग्रंथियों का जो विकास है, वो कौन करता है, उत्तर था एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है जी। स्तन ग्रंथियों का विकास कौन करता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है जी। तो ये 2 काम हो गए किसके, आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के। तो पूछा जाए फीमेल हार्मोन कौन कौन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों, कोई नहीं, तो उत्तर हो जाएगा आपका दोनों। क्लियर है जी। चलिए अब देखिएगा कि बच्चे के जन्म के समय ओवरी से एक और हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम क्या है, ये पूछा गया। ओवरी से ऑलरेडी 2 हार्मोन निकल रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन बच्चे के जन्म के समय ओवरी से एक और हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम क्या है, तो याद रख लेना, रिलैक्सिन। उसका नाम क्या है, रिलैक्सिन, है ना। तो बच्चे के जन्म के समय अंडाशय से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, रिलैक्सिन है। अब ये रिलैक्सिन क्या करता है, बच्चे के जन्म में आसानी पैदा करता है, नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक ग्रंथि जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और दूसरा भी पढ़ाया ओवरी यानी अंडाशय। इन दोनों से निकलने वाला जो हार्मोन है ना, वो नॉर्मल डिलीवरी करवाता है, इनके बिना नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती। जैसे पिट्यूटरी से बच्चे के जन्म के समय पिट्यूटरी से निकलेगा एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। और दूसरा हार्मोन निकलेगा रिलैक्सिन, दूसरा हार्मोन निकलेगा रिलैक्सिन जो ओवरी से निकलेगा। इन दोनों के बिना नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती।
तो जब बच्चे के जन्म का समय नजदीक आएगा तो पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि से निकलेगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, गर्भाशय की दीवारों में जबरदस्त संकुचन पैदा करेगा। यूट्रस के वॉल में ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से बेबी बाहर की तरफ मूव करेगा, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होगी, लेबर पेन उत्पन्न होगा। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस के वॉल में ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, गर्भाशय की दीवारों में जबरदस्त संकुचन पैदा करता है, जिसकी वजह से लेबर पेन प्रोड्यूस होती है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और बेबी बाहर की तरफ पुश होता है। ये जो हिप की ज्वाइंट होती है ना, हिप की ज्वाइंट जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, इस ज्वाइंट को रिलैक्स करता है कौन, रिलैक्सिन। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीटोसिन बच्चे को बाहर की तरफ पुश कर रहा है और रिलैक्सिन हिप के ज्वाइंट को क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, मुलायम कर रहा है, बेबी इजिली जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे के जन्म के समय अंडाशय से एक और हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम क्या है, तो उत्तर होगा रिलैक्सिन। तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछा गया था कि रिलैक्सिन कहां से स्रावित होता है, तो उत्तर था ओवरी से। तो ओवरी यानी अंडाशय से कुल कितने हार्मोन हो गए, पहला हार्मोन हो गया आपका एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन हो गया आपका प्रोजेस्ट्रॉन, तीसरा हार्मोन हो गया रिलैक्सिन। लेकिन रिलैक्सिन को हम फीमेल हार्मोन नहीं कहेंगे, ये उस वक्त केवल स्रावित होगा जब बेबी जन्म ले रहा होगा, है ना। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। क्लियर है सबको यहां तक? तो आप लोग जरा कमेंट करिएगा, आपके कमेंट्स आ नहीं रहे मुझे, फटाफट कमेंट करें यहां तक क्लियर है। तो फिर अगला हम देखेंगे, जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है फेलोपियन ट्यूब। ये था फेलोपियन ट्यूब, देखिएगा, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, ये था फेलोपियन ट्यूब, ये था ओवरी, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट ओवरी। फेलोपियन ट्यूब में ही होता है फर्टिलाइजेशन। तो अगर पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो उत्तर होगा फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं, अंडवाहिनी में ही होगी। अब देखिए, ये मान लिया आपका फेलोपियन ट्यूब है, ध्यान से देखिएगा, ये है एग, सॉरी ओवरी, ओवरी में एग बनता है ना, ओवरी में एग बनता है। हमने क्या किया कि फेलोपियन ट्यूब को काट दिया, काटकर बांध दिया, या इसका कुछ हिस्सा काटकर हटा दिया। तो फेलोपियन ट्यूब को काट देना ये कहलाता है क्या, ट्यूबेक्टोमी। क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी। ट्यूबेक्टोमी बोले तो महिला नसबंदी, महिला नसबंदी। ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूब को काट देना, फेलोपियन ट्यूब को काट देना। इससे मतलब बर्थ कंट्रोल कैसे हो जाएगा, है ना। इससे बर्थ कंट्रोल कैसे होगा, देखिए, यहां से निकल रहा था क्या, एग, और ओवरी से एग का निकलना क्या कहलाता है, ओवल्यूशन, अंडोत सर्ग। ओवरी से एग का बाहर निकलना, ये ओवरी था और बाहर निकल रहा है, ओवरी से एग का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ओवल्यूशन, अंडोत्सर्ग। और इधर से देखो आ रहा था स्पर्म, इधर से जा रहा है ना ओवम, इधर से जा रहा है स्पर्म, इधर से जा रहा है स्पर्म। आपने इस ट्यूब को काट दिया है तो स्पर्म और ओवम मिलेंगे नहीं, और जब दोनों मिलेंगे नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो महिलाओं में गर्भ निरोधन की जो शल्य विधि है वो कहलाती है ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी। पुरुषों में कहलाती है वैसेक्टोमी। पुरुषों में क्या कहलाती है, वैसेक्टोमी। ओके, और मान लिया कि ये ठीक ठाक था, तो ओवम गया, इधर से स्पर्म गया, दोनों मिल गए, दोनों के बाद जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार से आकर चिपक जाएगा। भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना यह कहलाता है इम्प्लांटेशन, आरोपण। क्या कहलाता है, आरोपण कहलाता है। तो ये क्या है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का यूट्रस के वॉल से अटैच हो जाना, है ना। ये क्या है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भ्रूण,
भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना ये कहलाता है इम्प्लांटेशन। दैट इज अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। एग का बाहर निकलना कहलाता है ओवल्यूशन, और भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपक जाना ये कहलाता है इम्प्लांटेशन। उसके बाद आ जाइए यूट्रस। यूट्रस में क्या होगा, बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। तो यूट्रस की अगर हम बात करें तो गर्भाशय में भ्रूण का की वृद्धि होगी और विकास होगा। और सर्विक्स क्या था, निचला जो पोर्शन था यूट्रस का, गर्भाशय का जो निचला भाग है वही कहलाता रहा था सर्विक्स, है ना। गर्भाशय का जो निचला भाग है ये कहला रहा था सर्विक्स, ये था यूट्रस। एंड दिस इज वजाइना, दैट इज योनि। ठीक है जी, चलिए। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नोट्स है, मिल गया होगा आपको। नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है और ऐप पे भी अपलोड हो गया होगा। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में इससे रिगार्डिंग कुछ और बातें करेंगे और फिर चलेंगे हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन पे, है ना, प्लांट रिप्रोडक्शन पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। किसी का कोई डाउट है, दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास समाप्ति की घोषणा करेंगे।